नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में नई सरकार नए तेवर में दिख रही है। नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और 3 नए विभागों की घोषणा भी की। ये घोषणा अब से कुछ ही घंटों पहले, मैंने 10-12 घंटे पहले ही हुई है। अब 3 नए विभाग जो बने हैं, उनके नए काम होंगे और उसमें क्या कुछ होगा, ये बहुत दिलचस्प बात है कि आखिरकार 3 नए विभाग क्यों बनाने पड़े। इसके अलावा 2 निदेशालय भी डेवलप किए गए, बनाए गए उसमें। तो सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि युवा रोजगार एवं कौशल विभाग एक नया विभाग बना, दूसरा उच्च शिक्षा विभाग बना और तीसरा विभाग बना है नागर विमानन विभाग। आखिर इन 3 विभागों की जरूरत क्यों पड़ी अलग से, जबकि युवा संस्कृति कला विभाग पहले से था। फिर युवा कौशल और रोजगार को अलग क्यों किया गया? नागर विमानन कह सकते हैं एक नया विभाग खोला है, लेकिन शिक्षा विभाग में ही उच्च शिक्षा को अलग किया गया। इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी। सबसे पहले प्रवीण बागी जी से हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये 3 नए विभाग जो बने हैं, उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? देखिए, जब से ये नई सरकार बनी है तब से सरकार कुछ नया करने की सोच रही है। क्योंकि चुनाव दौरान जब नेता प्रचार के लिए क्षेत्र में जाते थे तो हर जगह ये मुद्दा उठता था कि आखिर नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा, बिहार से पलायन कब रुकेगा और करप्शन कब रुकेगा। इन सब को देखते हुए जो फीडबैक मिला था उसको अब सरकार अमल में ला रही है और चाहती है कि एक नए तरह का बिहार खड़ा हो, जहां के नौजवानों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े, मजदूरी के लिए यहाँ से लोग पलायन न करें और बिहार में ही सबके रहने खाने और सम्मान पूर्वक जीवन जीने की व्यवस्था हो सके। उसी दिशा में सरकार नए नए कदम उठा रही है, नए प्रयोग कर रही है। अब वो प्रयोग कितने सफल होते हैं, कितनी सरकार को उपलब्धि हासिल होती है, ये तो कुछ समय बाद पता चलेगा, जब ये विभाग पूरी तरह से काम करने लगेंगे और उनकी क्षमता देखने को आएगी, तभी उसका आकलन किया जा सकता है। मगर अभी ये कहा जा सकता है कि सरकार की नीयत साफ है और सरकार कुछ बेहतर करना चाहती है। मगर इसमें ये है कि जब तक सरकार की सफलता निर्भर कई बातों पर करती है। सरकार की या मुख्यमंत्री की नीयत साफ हो, मंत्री खूब मेहनत करें, मगर सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि नौकरशाही, प्रदेश की नौकरशाही सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार न हो। और ये बड़ा लैकिंग दिखता है। शुरू से ही 2005 में जब से नीतीश कुमार आए तब से वो जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी उस गति से कदम ताल नहीं कर पा रही है। और इसी के चलते बिहार इतना पिछड़ा हुआ है आज भी, और एक ही काम के लिए बार बार निर्देश देना पड़ता है, बार बार अधिकारियों को चेतावनी देनी पड़ती है, फिर भी ब्यूरोक्रेसी अपने चाल से चल रही है। कई बार तो मंत्रियों की वो सुनते तक नहीं। कई मंत्री ऐसे हैं जिनके अपने विजन है और वो चाहते हैं विभाग में काम करना, लेकिन जो प्रधान सचिव होता है उस पर अंकुश लगाए रखता है और मंत्रियों की सुनता ही नहीं। तो नए मंत्री बनेंगे, नए विभाग बनेगा, फिर वो भी तो जाएगा नौकरशाहों के। बिल्कुल, जब तक ये लाल फीताशाही और नौकरशाही से मुक्त नहीं कराया जाएगा विभागों को, तब तक बिहार का में कोई बेहतर काम नहीं हो सकता है। जिस विभाग में अच्छे सचिव हैं, अच्छे अधिकारी हैं, वहाँ देखिए काम होता है। जिस जिले में अच्छे डीएम चले जाते हैं, अच्छे एसपी चले जाते हैं, वहाँ देखिए पूरा स्वरूप बदल जाता है जिले का और पुलिस महकमे का। मगर जब तक ऊपर से नीचे तक ब्यूरोक्रेसी बिहार के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखलाती है, तब तक ये बड़ा कठिन लगता है। एक महत्वपूर्ण सवाल लोगों के सामने जहन में भी होगा कि नीतीश कुमार ने आखिरकार युवा रोजगार कौशल विभाग बनाने के पीछे, उनके पीछे मंशा क्या है? क्योंकि पिछले 2 चुनाव को देखें, लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे को बड़ी मजबूती से खड़ा किया था और देश भर में ये एक नया मुद्दा बन गया था। जबकि पॉलिटिकल पार्टियां रोजगार की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं, चुनाव जीतने के लिए अनेक तरह के करतब किए जाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया और यही कारण लगता है कि बिहार में युवाओं को रोजगार देने के लिए, उनकी दक्षता, उनका कौशल बढ़ाने के लिए फिर सरकार को सोचना पड़ा अलग से कि मैंने कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तेजस्वी यादव और दूसरा एक नाम है प्रशांत किशोर। इन लोगों ने रोजगार और पलायन को बड़ा मुद्दा बना दिया। सरकार के प्रायोरिटी सूची में ये नहीं थे पहले,
मगर जब बड़ा मुद्दा बन गया तो सरकार ने उसको अडॉप्ट कर लिया और अपने एजेंडे में शामिल कर लिया, अपने मैनिफेस्टो में, एनडीए के मैनिफेस्टो में भी इसको शामिल किया गया। और जो इस मुद्दे को खड़ा करने वाले थे उन्हें इसका लाभ नहीं मिला, लाभ मिल गया एनडीए को। तो अब ये सरकार पर बड़ी जिम्मेवारी है कि वो कैसे इसको पूरा करे। तो उसी दिशा में ये युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग एक नया बनाया गया है, ताकि युवाओं को रोजगार कैसे मिले, सरकारी या गैर सरकारी, या वो अपना कुछ उद्यम शुरू करें, इसके लिए वो ये विभाग काम करेगा। और कौशल विभाग ये केंद्र सरकार पहले से चला रहा है, जगह जगह ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं जहाँ युवाओं को तकनीकी ज्ञान दिया जाता है कि वो अपना खुद का कुछ रोजगार शुरू कर सकें। छोटे छोटे काम उनको सिखाए जाते हैं, बिजली मिस्त्री का काम, ये टेलीविजन रिपेयर का काम, बढ़ाई का काम वगैरह वगैरह, जो तकनीकी ये स्किल डेवलपमेंट का काम 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो एमएसएमई डिपार्टमेंट जो जिसकी चर्चा अभी आप करेंगे इसमें एक अलग हुआ और स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो लग रहा है कि ये जो तीनों विभाग बने हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, उनका जो मैनिफेस्टो है, उसका भी कुछ असर, उसको लागू करने की कोशिश हो रही है। और ये इसके पीछे प्रधानमंत्री की जो सोच है वो परिलक्षित होती है ये तीन नए विभाग बनाने में। अब ये विभाग कितने सफल होते हैं ये तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मगर ये एक अच्छा और सही निर्णय है। देर से ही लिया गया मगर सही निर्णय है, क्योंकि युवा शक्ति को अगर आप कोई किसी काम में नहीं लगाएंगे, उसे सही दिशा नहीं देंगे, तो वो गुमराह होकर राह भटक सकते हैं। तो क्या दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि बिहार में पहले से ही कहा जाता रहा है कि 3 लाख से ज़्यादा सरकारी रिक्तियां हैं, सरकारी नौकरियों में रिक्तियां हैं। अभी इस सरकार आने से पहले ही जो मैनिफेस्टो जारी किया गया और जो बातें कही जा रही थी कि स्वास्थ्य विभाग में 26,000 से ज़्यादा होगी, फिर शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बहाली होगी और अनेक विभागों में रिक्तियां मांगी गई जिसमें अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो क्या बिहार के बेरोजगारों के लिए कोई बड़ी खबर आ सकती है, नई बहालियां अब तेजी से होने लगेंगी? बिल्कुल, सरकार इस दिशा में सचेत है और विभागों से रिक्तियां मांगी गई हैं। शिक्षक नियुक्ति तो चल ही रही है, उसके अलावा बाकी विभागों में जो पद खाली पड़े हुए हैं उन पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जब नियुक्तियां सभी विभागों से आ जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की, क्योंकि शिक्षा विभाग में नीचे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में तो नियुक्तियां हो रही हैं, मगर हायर एजुकेशन की स्थिति अब भी बहुत बुरी है। कॉलेज में आप चले जाइए तो सन्नाटे वहां नजर आते हैं, सन्नाटा दिखता है, बिल्कुल न शिक्षक है न क्लास चल रहा है। तो इसलिए उच्च शिक्षा विभाग अलग से बनाया गया कि वो उस पर ज्यादा फोकस होकर के काम कर सके। हालांकि ये नया कंसेप्ट नहीं है, पहले शिक्षा विभाग ऐसे ही बटे हुए थे, प्राथमिक शिक्षा विभाग, फिर उच्च शिक्षा विभाग। भागलपुर के डॉक्टर दिवाकर सिंह थे, इतिहास के नामी प्रोफेसर, वो लालू के समय में उच्च शिक्षा मंत्री हुआ करते थे बिहार में। तो अब फिर वही सोच फिर से वो उस पर अमल लाया गया और उच्च शिक्षा को अलग विभाग के रूप में, अलग मंत्रालय के रूप में शुरू किया जा रहा था। उसके लिए एक अलग मंत्री होंगे, बाकी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक के अलग एक मंत्री होंगे, फिर उनका कार्यालय होगा, खर्च बढ़ेंगे, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट बढ़ेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट बढ़ेगा और उस हिसाब से रिटर्न नहीं अगर आता है, उसका लाभ नहीं मिल पाता है, तो फिर ये सारी कवायद बिल्कुल बेकार हो जाएगी। एक सवाल तो आपके जहन में भी होगी कि मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के बीच में हमेशा ही शिक्षा विभाग पर नियंत्रण को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर नियंत्रण को लेकर हमेशा टकराव रहा है। कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों पर अपना नियंत्रण सरकार हमेशा चाहती रही है और राजभवन हमेशा इसका विरोध करते रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आप को कुलाधिपति घोषित किया, 2 विश्वविद्यालय नए बने और उसमें वो कुलाधिपति घोषित हुए। क्या ये उच्च शिक्षा विभाग जो नया विभाग बन रहा है उसके पीछे मंशा यही है कि उच्च शिक्षा विभाग पर सरकार का नियंत्रण हो और कुलाधिपति जो गवर्नर होते हैं उनका नियंत्रण कुछ कम हो? नहीं, ऐसा नहीं है, वो ज्यादा उसको सुव्यवस्थित किया जा सके ये सोच होगी। और ये जरूर है कि खींचतान में, सरकार और राजभवन के बीच खींचतान में बहुत से काम अटके पड़े रहते हैं, हो नहीं पाता है। राजभवन की इच्छा कुछ और होती है, सरकार की इच्छा कुछ और होती है। इसमें तालमेल बिठा पाना यही विभागीय मंत्री का और सरकार के मुखिया का काम है। अगर तालमेल नहीं बैठेगा तो ये
जो स्थिति आज दिख रही है वो दिखेगी। हालांकि अभी जो गवर्नर हैं वो तो सरकार के साथ उनका बेहतर कोऑर्डिनेशन है, मुख्यमंत्री और एकेडमिक भी है, एकेडमिक भी है, तो वो चीजों को समझते हैं। तो अब ये माना जाना चाहिए कि अब जो रुकावट थी कहीं कुछ जिसके चलते नियुक्तियां नहीं हो रही थी विश्वविद्यालयों में, वो अब तेजी से होगी और पटरी पर लौटेगी उच्च शिक्षा बिहार की। और एक और विभाग जो बनाया गया है, नागर विमानन विभाग। हाँ, नागर विमानन विभाग। तो ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसका काम क्या होगा, क्योंकि नागर विमानन तो विमान से संबंधित विभाग है और बिहार सरकार अपना कोई विमान उड़ाती नहीं है। एक वो सरकारी विमान है जो वो सिर्फ चलता है, बाकी कोई नागरिक सेवा वो उपलब्ध कराती नहीं है, वो तो केंद्र सरकार कराती है। तो इसका क्या काम होगा इस विभाग का, वो अभी स्पष्ट होना बाकी है। वो स्पष्ट होगा तब पता चलेगा कि इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है। क्योंकि केंद्र सरकार की एक योजना थी मध्य प्रदेश में, वो देखने लगी कि 200 किलोमीटर पर एक एयरपोर्ट होगा, और बिहार सरकार ने भी ये घोषणा की है कि कई बड़े शहरों में अब एयरपोर्ट बनेंगे, तो वहाँ फिर नई तैयारी होगी, जमीन अधिग्रहण होगा, एयरपोर्ट बनाने की तैयारी होगी। तो हो सकता है कि इन विभागों को उसके लिए तैयार किया जा रहा है कि राज्य में नगर विमानन का तेजी से विकास हो। इसके लिए ये नए मंत्री बनेंगे, नए विभाग बनेंगे। लगता है कि ये सोच होगी, मगर अभी भी जो भूमि अधिग्रहण का मामला है उसके लिए तो विभाग है, भूमि सुधार राजस्व विभाग, और डीएम उसके लिए अधिकृत होते हैं, वो अधिग्रहण करते हैं। मगर नियत, असल सवाल फिर वहीं आकर टक जाता है कि नियत क्या है, सरकार की नियत क्या है, अधिकारियों की नियत क्या है। आपको याद होगा पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने में पिछले 15 साल से वहां के लोग संघर्ष करते रहे, और अब जा करके वो वहां से फंक्शनल हो सका है। वही जमीन अधिग्रहण का मामला वहां लटका हुआ था, जिलाधिकारी वहां के रुचि नहीं लेते थे, संबंधित अधिकारी रुचि नहीं लेते थे, और केंद्र, जिला प्रशासन और बिहार सरकार के विवाद में वो मामला फंसा रहा। अब जब जाकर के लगा कि पानी हद से ऊपर गुजर चुका है, तब चुनाव के पहले वो तो इस तरह के लगभग सभी माने जिला मुख्यालयों में तो कहीं ना कहीं एक एरोड्राम या एयरपोर्ट के नाम पर एक थोड़ी जमीन है, और उसको मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट डेवलप नहीं हो पाया। माने कई सालों से उसकी योजना बन रही है और बिगड़ रही है, कुछ नहीं हो पाता है। तो ये नए विभाग बनने से आपको लगता है कि बिहार में एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट और जो और नई वायु सेवा, जो भीतर का जो वायु सेवा है, वो शुरू हो सकेगा, आपको लग रहा है? और सरकार की सोच यही होगी कि नागर विमानन का मजबूत नेटवर्क बिहार में खड़ा किया जाए। जो हवाई अड्डे बंद पड़े हुए हैं या उनको और डेवलप करने की जरूरत है, उसको डेवलप किया जाए, वहाँ विमान सेवा शुरू हो। इसके लिए वो विभाग डेडिकेटेड होगा, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि काम उसमें तेजी से होगा और जल्द से जल्द बिहार के कई सारे शहर विमान नेटवर्क से जुड़ सकेंगे और वहाँ के लोगों को ये सुविधा मिल सकेगी। मगर अभी ये जिस तरह का संकट हुआ है, अभी जो इंडिगो का जो समस्या लेकर के, तो उससे तो लोग एकदम त्राही कर रहे हैं। और सरकार जिस तरह से, सरकार में हाथ पांव फूले हुए हैं, उसे सूझ नहीं रहा है कि क्या किया जाए। तो ये सरकार, बिहार सरकार को भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि फिर वो लेने के देने पड़ जाए और आप जनता को सुविधा देने जा रहे हैं और उल्टा इसका हो जाए। ये बताते हुए कि दरभंगा और पटना एयरपोर्ट से करोड़ों लोग वायु यात्रा करते हैं, विमान यात्रा करते हैं। पूर्णिया नया एयरपोर्ट हो गया, तो वहाँ से भी। तो बिहार में ऐसा नहीं है कि वायु सेवा का लाभ लेने वाले लोगों की कमी है, बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए कोई नया विभाग बने और उसको डेवलप किया जाए, ये अच्छी बात होगी। लेकिन 2 नए निदेशालय बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण बात है कि खान और भूतत्व विभाग में एक नया निदेशालय वहाँ जोड़ा गया है। तो अभी हाल के दिनों में जो बिहार के नदियों में अवैध खनन हो रहा है, बालू का खनन हो रहा है, और दूसरे बिहार में तो ऐसे कोई खनिज ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन बालू खनन लेकर सरकार की एक बड़ी समस्या है। तो ये 2 नए निदेशालय जो बने हैं, उसके बारे में आपकी जानकारी क्या? ये भी देखिए, खान एवं भूतत्व निदेशालय पहले से काम कर रहा था, खान मंत्रालय के अधीन था वो, खान भूतत्व मंत्रालय के अधीन। तो अब इस निदेशालय को 2 भागों में बांट दिया गया, यानी 2 अलग अलग विभाग होंगे उसमें निदेशालय में। एक खान निदेशालय, खान और अन्वेषण का काम ये देखेगा, और दूसरा है परिवहन, ये खान निदेशालय और अन्वेषण का। तो खान निदेशालय जो है वो खान
के चीजों को देखेगा कि कैसे उसका सरलीकरण हो, कैसे जो ठेकेदार हैं वो कुछ गड़बड़ न करें, कोई अवैध काम न करें, उस पर नियंत्रण, उनका ठेका पट्टा ठीक से हो, उसमें और कोई बाधा ना आए। उन्हीं सामान की ढुलाई को लेकर जो परिवहन पर नियंत्रण, माने आप दो पुलों को देखेंगे, एक गंगा पर छपरा से ये आरा माने बबुरा, और ये कोइलवर पुल, ये दोनों पुल पर हजारों ट्रक बालू लदे हुए ट्रक रहते हैं, जो पुल की समस्या खड़ी हो गई कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या सरकार के सामने है। इसके पीछे मंशा यही होगी कि अब इसको नियंत्रित किया जाए। बिल्कुल, इसीलिए अन्वेषण निदेशालय जो अलग किया गया है खान भूतत्व निदेशालय से, तो अन्वेषण निदेशालय का काम ही यही है कि जो अवैध खनन हो रहा है, जो अवैध परिचालन हो रहा है बालू का और अवैध भंडारण किया जा रहा है, इस पर वो अंकुश लगाए। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि बिहार में तो खान है नहीं और सिर्फ बालू है यहाँ, और उसी बालू के लिए एक अलग से निदेशालय बना। ये आश्चर्यजनक लगता है। पहले से आपकी सरकार क्या कर रही थी जब तक ऑलरेडी ये सब व्यवस्था थी? जो मौजूदा संसाधन है, मौजूदा विभाग है, वो तो काम कर ही रहे थे। वो जब विफल हो गए, नहीं कर पाए वो ठीक से कुशलता से, और बालू की कालाबाजारी और अवैध खनन के चलते नदियों की सेहत गड़बड़ हो गई है, बाढ़ का प्रवाह फैलता जा रहा है पूरे प्रदेश में, उसके पीछे ये अवैध खनन भी बड़ा कारण है। पुलों का अस्तित्व खतरे में आ गया। पुल का जो पाया होता है वहां से खनन हो रहा है। पटना में यहाँ जहाँ सरकार बैठती है, गंगा नदी से रोज हजारों हजार टन बालू अवैध रूप से निकाले जा रहे हैं। कल ही रात छापा पड़ा जिसमें दीघा में 24 ट्रैक्टर पकड़े गए अवैध बालू। और राज्य में अपराध का ये भी बहुत बड़ा कारण है, ये बालू खनन। बिल्कुल, उसमें हत्याएं होती हैं, लूट खसोट होता है, जो आमदनी होती है उसकी बंदरबाट को लेकर के अलग विवाद खड़ा होता है। तो इसमें इसके लिए अलग एक निदेशालय बनाना ये थोड़ा सा अटपटा लगता है कि यानी सरकार की मौजूदा जो संसाधन है, मौजूदा जो विभाग है, इसके लिए वो फेल रहे हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि अलग से जो निदेशालय आप बना रहे हैं वो सफल हो जाएंगे? क्योंकि यही अधिकारी वहां भी होंगे जो यहाँ चोरी करते रहे, यहाँ अवैध धंधों को प्रोत्साहन और संरक्षण देते रहे, वही अधिकारी फिर वहां होंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, वहां नहीं बहाली करेंगे और काम कुछ होगा नहीं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो बहुत व्यवहारिक नहीं लगती हैं, मगर फिर भी सरकार ने जब किया है तो जरूर कुछ सोचा होगा, कुछ उसका विजन होगा। पशुपालन और मत्स्य विभाग में भी अब डेयरी उसमें जोड़ा गया है, और एक निदेशालय वहाँ एमएसएमई के लिए भी सरकार जो है वो कर रही है। तो हमारा माने जानने का मतलब यही है कि सरकार ने 3 विभाग बनाए, 2 निदेशालयों को और सशक्त करने की जरूरत है। तो क्या जो पुरानी व्यवस्था थी वो फेल्योर व्यवस्था थी, जो नई व्यवस्था में क्या कुछ आपको दिख रहा है कि क्या कुछ हो सकता है? देखिए, युवा एवं कला संस्कृति विभाग पहले था, उसको अब सिर्फ कला संस्कृति विभाग है, और युवा विभाग को जोड़ दिया गया वो युवा रोजगार और कौशल विकास। तो वो वहां शिफ्ट हो गया और ये कला संस्कृति विभाग। तो ये भी अटपटा लगता था पहले कि कला और संस्कृति क्या सिर्फ युवाओं के लिए है? युवा और कला संस्कृति यानी जो बुजुर्ग है वो कला और संस्कृति उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो यह सरकार ने अच्छा किया कि वो अलग अलग कर दिया है। तो अब कला और संस्कृति का विकास होगा, तेजी से होगा, ये सोचा जाना चाहिए। मगर फिर बात वहीं अटकती है कि जब तक वो लाल फीताशाही पर सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती है तब तक कुछ नहीं होगा। एमएसएमई के नाम पर एक अलग से निदेशालय बनाया गया है कि वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को विकसित करेगा, उसको फलने फूलने के लिए जरूरी संसाधन मुहैया कराएगा, लाल फीताशाही उसमें कम होगी ऐसा समझा जा रहा है। मगर अभी उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि इसका रिजल्ट क्या होता है। उसी तरह अपराध नियंत्रण एक बड़ा इशू रहा है बिहार में। सरकार ने उसमें भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, मगर वहां भी मामला आकर के वहीं अटक जाता है। अभी कुछ दिन पहले नागरिक पोर्टल की घोषणा हुई कि पुलिस से संबंधित कोई भी बात, कोई भी शिकायत, कोई भी मांग अपनी उसमें आप पोर्टल पर पोस्ट कर सकते हैं और उस पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। मगर थानों में अभी तक उस पोर्टल के बारे में जानकारी नहीं है। कल ही मीडिया रिपोर्ट थी कई अखबारों में कि थानेदारों को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ पोर्टल बना है। वो कहे कि अभी तो हम लोग वो जो मेल के थ्रू आते थे एफआईआर या शिकायत, उस पर हम लोग कार्रवाई करते थे, अभी ऐसा कुछ होगा तो उस पर भी हम लोग करेंगे। तो आपने लॉन्च कर दिया, मगर जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उनको जानकारी ही नहीं। तो कैसी लॉन्चिंग है भाई? लॉन्चिंग के पहले तो पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके संबंधित लोगों को ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, तब उसको लॉन्च किया जाना चाहिए।
तो ये हड़बड़ी में आप पहले लॉन्च कर दे रहे हैं, उसके बाद उसका ढांचा तैयार कर रहे हैं, उसके लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं। अपने दर्शकों को ये बताते हो कि बिहार में 45 विभाग पहले थे, अब ये 3 बढ़ गए तो 48 विभाग हो गए। समय समय पर मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए होता है कि कुछ विधायकों को मंत्री पद देकर और उनको अपनी पार्टी में अगर शामिल करना होता है या उनको मना कर रखना होता है कि राजनीति चलती रहे, सरकार चलती रहे, इसलिए विभाग रेवड़ियों की तरह बांटे जाते रहे हैं। अब ये और 4 विभाग 3 विभाग और बढ़ गए तो और लोगों को खुश किया जाएगा, लेकिन उससे जनता का कितना लाभ होगा? 3 विभागों की बात केवल जनता में एक सवाल के तौर पर हम आपके सामने छोड़कर जाएंगे कि भूमि सुधार विभाग जो नीतीश कुमार का एक ड्रीम था कि बिहार में भूमि सुधार को कर दे, पिछले 20 सालों से वो काम नहीं हो पाया। शिक्षा विभाग को सुधारने की बात थी, वो अभी तक नहीं हो पाया। आप देखेंगे कि बिहार में नदियों को नियंत्रित करने के लिए बांधों और जो डैम्स बनाए गए हैं उनका जो एक बार तो हुआ कि चूहा डैम खा गया, कई जगहों पर बांध बनाने में भारी गड़बड़ी देखी गई है। तो क्या सरकार पहले कुछ काम नहीं कर रही थी? उन विभागों का क्या हुआ? भूमि सुधार विभाग का क्या हुआ? जो बांधों के लिए विभाग है उसके लिए क्या हुआ? और बिहार में नगर विकास विभाग ने कितने नए शहर बसाए, कितने नए कॉलोनियां बसाई, जो पिछले कई सालों से विभाग तो नीतीश कुमार की सरकार 20-22 सालों से है ही। तो अब ये जो नए विभाग आ गए तो ये क्या नई करामात कुछ नया कर पाएंगे? आपको लग रहा है कि जो पहले जो काम नहीं हुआ अब नई सरकार कर देगी? कहा जाता है कि शाम का भूला सुबह घर लौटा है तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। तो ठीक है, सरकार ने देर से कुछ पहल की है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए कि इसके परिणाम क्या आते हैं, तो उसके बाद फिर इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए, ये थी हमारी बातचीत। प्रवीण बागी जी बता रहे थे कि बिहार सरकार ने जो 3 नए विभाग बनाए हैं उससे जनता को क्या लाभ होने वाला है और क्या संभावनाएं हैं। लेकिन इन संभावनाओं पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह, जैसा कि उन्होंने कहा कि नौकरशाही, लाल फीताशाही जब तक नियंत्रित नहीं होगी, विभाग दर विभाग बनते जाएंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्या अगले चुनाव से पहले बिहार सरकार कुछ नया वो करके दिखाना चाहती है कि इस बार जिस तरह से रोजगार के सवाल को देश भर में तेजस्वी यादव ने खड़ा किया और सरकार के पसीने छूट गए, आगे वो पसीने नहीं छूटेंगे, सरकार कुछ नया करने वाली है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार पर इस तरह की जानकारियों से जुड़ी खबरें आपके पास लेकर हम हर रोज आते हैं, तो जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।